टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद हमारे सभी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी सामान्य रूप से जीने लगे। गोकू हमेशा की तरह बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्यूचर में उसके लिए कितना बड़ा लक इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जेनो पैलेस पर हालात ठीक नहीं थे। दोनों जेनोसामा को शक होने लगा था कि ग्रैंड प्रीस्ट दाइशिन कान किसी तरह की गद्दारी की योजना बना रहा है। वे नोटिस कर रहे थे कि दाइशिन कान का व्यवहार अजीब हो गया था। वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लगा था और अक्सर जेनोसामा को अकेला छोड़कर चला जाता था। हालांकि जेनोसामा के पास उनके 4 जेनो अटेंडेंट्स थे, लेकिन वे सभी दाइशिन कान के सामने बहुत कमजोर थे, यहां तक कि एंजल्स के सामने भी। एक दिन दाइशिन कान यूनिवर्स 12 से लौट कर आया। तुम कहाँ थे? एक जेनोसामा ने पूछा। हाँ, तुम कहाँ गए थे? दूसरे जेनोसामा ने भी वही सवाल दोहराया। दाइशिन कान ने झुककर कहा, माय लॉर्ड, मुझे क्षमा करें, मैं यूनिवर्स की निगरानी कर रहा था। तुम यहां से भी निगरानी कर सकते हो, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था, दूसरे जेनोसामा ने शक भरे स्वर में कहा। दाइशिन कान ने शांति से जवाब दिया, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने जाकर देखना जरूरी होता है। दोनों जेनोसामा ने अपनी बाहें मोड़ लीं। वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। अगर मैं यहां रहता तो आप दोनों बहुत बोर हो जाते, दाइशिन कान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, एक जेनोसामा बोला। हाँ, ठीक है, दूसरे जेनोसामा ने भी सहमति दी। लेकिन इसके बावजूद दोनों जेनोसामा का शक खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद दाइशिन कान फिर से कहीं चला गया। इस बार जेनोसामा ने उसे अपनी क्रिस्टल बॉल से खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा था। आखिरकार एक पल ऐसा आया जब उन्हें उसकी झलक दिखाई दी। दाइशिन कान वीज, वाडोज और मार्कारिटा के साथ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी यूनिवर्स 5 में मौजूद थे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, एक जेनोसामा ने कहा। मुझे भी नहीं, दूसरे जेनोसामा ने सहमति जताई। दोनों जेनोसामा ने अपने चारों जेनो अटेंडेंट्स को सीरियस नजर से देखा। इस बारे में अगर एक शब्द भी बाहर गया तो हम तुम्हें इरेज कर देंगे, दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। जेनो अटेंडेंट्स ने चुप रहने की कसम खाई। कुछ मिनटों बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि गोकू खेत में काम कर रहा था। वो अपना ट्रैक्टर चला रहा था। तभी अचानक जेनो अटेंडेंट्स उसके सामने प्रकट हो गए। हेलो, गोकू ने हैरानी से कहा। जेनो अटेंडेंट्स ने गोकू के हाथ पकड़ लिए और पलक झपकते ही उसे वहां से ले गए। कुछ ही सेकंड में गोकू जेनो पैलेस पर पहुंच गया। क्या हुआ? मैं यहां क्यों हूं? गोकू ने कुछ भी न समझते हुए पूछा। चुप रहो, दोनों जेनोसामा ने कहा। अरे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस काम कर रहा था, गोकू ने सफाई दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, अब इसके लिए समय नहीं है, दूसरे जेनोसामा ने जोड़ा। फिर दोनों जेनोसामा ने गोकू को दाइशिन कान पर अपने शक और एंजल्स के संभावित षड्यंत्र के बारे में बताया। गोकू ने कहा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप सब बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं यहां जरूरी हूं। गोकू, हमें चाहिए कि तुम हमारे पापा बनो, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, अगर तुम हमारे पापा बनोगे तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और तुम्हें नई एनर्जी मिलेगी, दूसरे जेनोसामा ने उत्साह से कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब कैसे दूं, गोकू ने हैरानी से कहा। क्यों? दोनों जेनोसामा ने गंभीरता से पूछा। क्योंकि आप तो पहले से ही पैदा हो चुके हैं। मैं आपका पिता कैसे बन सकता हूं? हमारे पिता कहाँ हैं? गोकू ने पूछा। क्या उनका देहांत हो गया? गोकू ने धीरे से कहा। हाँ, दोनों जेनोसामा ने एक साथ जवाब दिया। गोकू के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। लेकिन तुम उनकी जगह ले सकते हो, एक जेनोसामा ने कहा। तुम्हें बस उनकी स्मृतियों से फ्यूजन करना होगा, दूसरे जेनोसामा ने समझाया। रुको, क्या? गोकू पूरी तरह हैरान था। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है, एक जेनोसामा ने कहा। तभी जेनोसामा में से एक ने एक जेम मणि निकाली और गोकू को थमा दी। इसमें मेरे पिता की यादें हैं, तुम्हें इसी जेम का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सावधान रहना, दूसरे जेनोसामा ने चेतावनी दी। कोई भी तुम्हें ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इसे ऐसी जगह इस्तेमाल करो जहां कोई तुम्हें देख ना सके। मैं समझ गया, लेकिन मैं एंजल्स से कैसे छुपूं? गोकू ने पूछा। कोई तरीका ढूंढो, एक जेनोसामा ने सख्ती से कहा। क्या मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर भरोसा कर सकता हूं? गोकू ने पूछा। कर तो सकते हो, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा है। अगर उन्होंने किसी एंजल से बात कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस काम को जितना हो सके उतना चुपचाप करना। इसके बाद दोनों जेनोसामा ने अपने जेनो अटेंडेंट्स को इशारा किया और वे गोकू को वापस अर्थ पर छोड़ाए। गोकू फिर से अपने खेत में खड़ा था। वो पूरी तरह उलझा हुआ था। ओह गॉड, अब मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मैं ये जेम इस्तेमाल कर सकूं, गोकू ने खुद से कहा। कुछ समय बाद दाइशिन कान जेनो पैलेस पर वापस लौटा। जैसे ही उसने दोनों जेनोसामा को देखा, उसके दिल में एक अजीब सी भावना जाग उठी। कुछ गड़बड़ है, उसने सोचा। क्या हुआ? दोनों जेनोसामा ने एक साथ पूछा। दाइशिन कान ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन माहौल में फैली बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी।
ये सुनते ही दोनों जेनोसामा घबरा गए। उन्हें शक हो गया कि ये गोकू की मौजूदगी की गंध हो सकती है। ये इन्हीं की वजह से है। एक जेनोसामा ने अपने जेनो अटेंडेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, जरूर इन्होंने ही कुछ किया है, दूसरे जेनोसामा ने भी कहा। चारों जेनो अटेंडेंट्स बुरी तरह घबरा गए, लेकिन वे समझ गए कि उन्हें बात को संभालना होगा। हमें माफ कीजिए, उन्होंने झिझकते हुए स्वीकार किया। कितनी शर्म की बात है, दाइशिनकान ने कहा। जाओ और पहले स्नान करो। जेनो अटेंडेंट्स ने राहत की सांस ली। इधर गोकू कामी लुकआउट डेंडेज लुकआउट पर पहुंच गया। गोकू, मैं देख रहा हूं कि तुम आए हो, पिकोलो ने कहा। मिस्टर गोकू, क्या हम आपकी किसी तरह मदद कर सकते हैं? डेंडे ने पूछा। गोकू ने मन ही मन सोचा, मैं उन पर भरोसा करता हूं, लेकिन अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो वे बस डर जाएंगे और असल में मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। हेलो, गोकू ने कहा। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर का इस्तेमाल कर सकता हूं? इसी ड्रेस में ट्रेनिंग करोगे? पिकोलो ने पूछा। तभी गोकू को एहसास हुआ कि वो अभी भी खेत में काम करने वाले कपड़ों में ही था। अरे, मैं बदलना ही भूल गया, गोकू हंसते हुए बोला। हमारे साथ मजाक मत करो गोकू, पिकोलो ने सख्त लहजे में कहा। जरूर कुछ हुआ है, तभी तुम इस हालत में यहां आए हो। हाँ, कुछ हुआ है या शायद नहीं, गोकू ने कहा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। कम से कम हमें बता तो दो कि बात क्या है, डेंडे ने कहा। ठीक है, पिकोलो ने बीच में रोकते हुए कहा, तुम हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में जाओ। पिकोलो ने गोकू की ओर इशारा किया और एक पल में उसके लिए नया ट्रेनिंग यूनिफॉर्म बना दिया। बहुत धन्यवाद, गोकू ने कहा और वहां से जाने लगा। और इस बार बोतलें खुली मत छोड़ देना, जैसे पिछली बार किया था, पिकोलो ने पीछे से कहा। माफ करना, गोकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गया। आपने उसे सब कुछ बताने क्यों नहीं दिया? डेंडे ने पूछा। वो काम वाले ड्रेस में आया था, पिकोलो ने कहा। वो यहां ट्रेनिंग के लिए नहीं आया था, और सच कहूं तो अगर हम कुछ कर ही नहीं सके तो न जानना ही बेहतर है। इसके बाद गोकू हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में एंट्री करता है। वो अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठीक है, उम्मीद है ये सब सही से हो जाए, गोकू ने खुद से कहा। उसने वो जेम निकाली, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस्तेमाल कैसे करें। अरे नहीं, मैं ये पूछना ही भूल गया कि इसे चलाते कैसे हैं, गोकू ने सिर पकड़ते हुए कहा। गोकू ने जेम को ध्यान से देखा, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आया। कोई बटन तो होगा, कोई सीक्रेट वर्ड या कोई कोड, गोकू बुदबुदाया। उसने जेम को अपने माथे पर रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे तो मैं जेनोसामा की मदद नहीं कर पाऊंगा, गोकू ने चिंता से कहा। अचानक जेम चमकने लगी और उससे पावरफुल एनर्जी बाहर आने लगी। शायद इसका नाम लेना ही होगा, गोकू ने कहा। उसी पल गोकू का पूरा शरीर एनर्जी से ढक गया। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमकने लगीं। गोकू जोर से चिल्लाया और उसके मुंह से एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकल पड़ी। पूरी चैम्बर जोर से कांप उठी। गोकू की मसल्स फैलने लगीं और उसकी नसें साफ दिखाई देने लगीं। एक पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन के बाद गोकू के बाल कुछ पलों के लिए सफेद हो गए। बेटा, एक आवाज गूंजी। इसके बाद गोकू बेहोश हो गया। उसके बाल फिर से अपने पुराने रंग में लौट आए और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कई घंटे बाद गोकू की आंखें खुलीं। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल रही है। वाह, अब मेरे पास जेनोसामा के पिता की यादें हैं, गोकू ने धीरे से कहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में जेनोसामा का पिता हूं। गोकू को याद आने लगा जेनोसामा का जन्म, उनका सिंहासन पर बैठना और उनकी आखिरी घड़ियां। नहीं, जेनोसामा मेरा बेटा है, गोकू ने सीरियस होकर कहा। फिर उसे जेनोसामा के वे शब्द याद आए जिनमें उन्होंने कहा था कि एंजल्स कुछ साजिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता, गोकू ने सोचा। मैं हमेशा ग्रैंड प्रीस्ट दशकन पर भरोसा करता आया हूं, लेकिन अगर मेरे बेटे ने यह कदम उठाया है तो उसे जरूर किसी बात का शक होगा। मुझे जेनोसामा पर भरोसा करना होगा। इसके बाद गोकू ने कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो एंजल्स की एनर्जी के बराबर पहुंचने की कोशिश करने लगा और गॉड की तकनीकों का अभ्यास करने लगा। अब उसके पास जेनोसामा के पिता की यादें और अनुभव थे। उसे बस अपने शरीर को उस एनर्जी के अनुसार ढालना था। उधर ग्रैंड प्रीस्ट अब भी जेनोसामा से बचता फिर रहा था। सच्चाई ये थी कि वो सच में तख्ता पलट की योजना बना रहा था। ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 10 पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात अपनी बेटी कुसू से हुई। उस समय रामशी वहां मौजूद नहीं था। बेटी, यहां सब कुछ कैसा चल रहा है? ग्रैंड प्रीस्ट ने पूछा। फिलहाल सब ठीक है, कुसू ने जवाब दिया। तभी वाडोज वहां पहुंची। देरी के लिए माफ करना, वाडोज ने कहा, लेकिन लॉर्ड चांपा अभी तक सोए नहीं थे। वो एक छोटे बच्चे की तरह हैं। कोई बात नहीं, ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा, हम अभी अभी शुरू ही हुए हैं। अब ध्यान से सुनो। ग्रैंड प्रीस्ट ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सभी 12 एंजल्स को उस दिन और उस समय तैयार रहना होगा जब मैं आदेश दूं।
बेरस पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर चुका है, वार्डोज ने कहा। मैं जेनो पैलेस से बार बार बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मुझे अपनी यात्राएं रोकनी होंगी। अब छुपकर जगह ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। ग्रैंड प्रीस्ट ने समझाया, याद रखना, तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें देखते न रहें। वे भले ही बेकार हों, लेकिन जरा सी गलती पूरी योजना खराब कर सकती है। रामशी की कोई चिंता नहीं, कुसु ने कहा। वो इतना आलसी है कि मुझे उसे सुलाने के बजाय जगाना पड़ता है। चापा मुझे बहुत परेशान करता है, वार्डोज ने कहा। वो मुझसे ऐसे चिपका रहता है जैसे मैं उसकी माँ हूं। ग्रैंड प्रीस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, जब सही समय आएगा तो मैं सबको सुला दूंगा। मुझे अब निकलना होगा। मुझे बाकी यूनिवर्स से भी मिलना है। तुम दोनों यहीं रहो। मुझे नहीं चाहिए कि ये ज्यादा साफ दिखे कि एंजल्स एक यूनिवर्स से दूसरे में जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला गया। वार्डोज और कुसु भी चुपचाप अपने अपने यूनिवर्स लौट गईं। ग्रैंड प्रीस्ट लगातार एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में घूम रहा था, अपने बच्चों के साथ हमले की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये कोई आसान योजना नहीं थी, क्योंकि सभी को एक ही समय पर बिल्कुल सही ढंग से काम करना था। मैं घबराया हुआ हूं, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, मैं भी, दूसरे जेनोसामा ने जवाब दिया। क्या हम सब कुछ इरेज नहीं कर सकते? पहले जेनोसामा ने पूछा। लेकिन हम एंजल्स को इरेज नहीं कर सकते, दूसरे जेनोसामा ने गंभीरता से कहा। यह सही है, पहले जेनोसामा ने मान लिया। उसी समय ग्रैंड प्रीस्ट वापस लौट आया। आप बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं, दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। मुझे क्षमा करें माय लॉर्ड, ग्रैंड प्रीस्ट ने झुकते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि अब कुछ समय यहीं रुकूंगा। चारों अटेंडेंट्स बेहद तनाव में थे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी पल कुछ भयानक हो सकता है और सबसे पहले वे ही उसका शिकार बनेंगे। एक पूरा दिन बीत गया। इसके बाद गोकू हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर से बाहर निकला। उसका यूनिफॉर्म नया और चमकदार था, और यह बात पिकोलो और डेंडे दोनों का ध्यान खींच लेती है। गोकू, क्या तुम सच में ट्रेनिंग कर रहे थे? पिकोलो ने पूछा। ये सच है, डेंडे ने कहा। आमतौर पर जब वो बाहर आता है तो उसका यूनिफॉर्म पूरी तरह खराब होता है। चिंता मत करो, गोकू ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा। सब ठीक है। गोकू, क्या तुम हमें बताओगे कि हुआ क्या था? पिकोलो ने पूछा। गोकू ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी वहां था ही नहीं। वो शरारती, पिकोलो गुस्से में बोला। मिस्टर पिकोलो, क्या आपने भी कुछ अजीब देखा? डेंडे ने पूछा। क्या? पिकोलो ने उलझन में कहा। वो यहां से चला गया, लेकिन उसने टेलीपोर्टेशन नहीं किया। उसने उंगलियां ही अपने माथे पर नहीं रखीं। यह सच है, पिकोलो ने गंभीरता से कहा। क्या उसने बिना दूसरों की एनर्जी महसूस किए टेलीपोर्ट करना सीख लिया है? हाँ, ऐसा ही लगता है, डेंडे ने जवाब दिया। उसी समय गोकू लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच गया। उसकी अचानक मौजूदगी ने विस और बीरस दोनों को चौंका दिया। तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरस ने पूछा। टूर्नामेंट ऑफ पावर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे जेनोसामा के पास जाना है, गोकू ने कहा। क्या मैं वजह जान सकता हूं? विस ने शांति से पूछा। गोकू ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अकेला गया तो सबका ध्यान मुझ पर चला जाएगा, इसलिए मुझे किसी के साथ जाना होगा। कुछ नहीं, गोकू ने ऊपर से कहा। मैं बस उनसे मिलना चाहता हूं। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बीरस ने सख्ती से कहा। तुम जरूर कोई बड़ी गड़बड़ कर दोगे। गोकू ने मन में सोचा, मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा। गोकू लगातार बीरस से रिक्वेस्ट करता रहा, जिससे बीरस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वीस, क्या आप मुझे ले चलेंगे या नहीं? गोकू ने पूछा। तुम समझते क्या हो खुद को? बीरस गुस्से में बोला। वीस से इस तरह बात कर रहे हो? अरे, मुझे ज्यादा विनम्र होना चाहिए, गोकू ने मन ही मन सोचा। वीस, प्लीज, गोकू ने धीरे से कहा। अब और क्या कर सकता हूं? वीस ने थोड़ी झुंझुलाहट के साथ कहा। वैसे तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? वीस ने पूछा। मैंने जेनोसामा से वादा किया था कि मैं उनके साथ खेलने आऊंगा, गोकू ने जवाब दिया। और आप जानते हैं, उन्हें नाराज करना ठीक नहीं। मत कहना कि तुमने फिर से ऐसा वादा कर लिया, बीरस ने डरते हुए कहा। हाँ, गोकू ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद मुझसे कहा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। बीरस गुस्से में बोला। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर की बात न छेड़ दो। समझो, तुम्हारी ये दोस्ती 12 यूनिवर्स के भाग्य पर टिकी है। अगर तुमने एक भी गलती की तो सब कुछ इरेज हो सकता है। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। बीरस चौंक गया। गोकू खुद भी हैरान था। उसे एहसास हुआ कि वो बीरस से चिढ़ रहा है। ये असर था जेनोसामा के पिता का एक हिस्सा बनने का। बीरस धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान के साथ गोकू के पास आया। लगता है तुम समझ नहीं रहे। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं, मुझे सम्मान चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण मर्टल मुझे इतना गुस्सा दिला सकता है। बीरस ने गुस्से में अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला हो। बीरस ने धमकी भरे स्वर में कहा,
तुम्हारा अस्तित्व इस यूनिवर्स के लिए एक छिपा हुआ खतरा है, बल्कि सभी यूनिवर्स के लिए। वीस चुपचाप ये सब देख रहा था। गोकू में कुछ अलग है, वीस ने मन ही मन सोचा। अचानक गोकू ने एक तेज और सटीक वार से बीरस के पेट पर पंच मारा। बीरस हवा के लिए तरस गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने की कोशिश करने लगा। लॉर्ड बीरस, ये तो बहुत वीस बोलने ही वाला था। शर्मनाक नहीं होता, गोकू ने शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारा सामना तुमसे ज्यादा पावरफुल से हो। बीरस गुस्से से कांपता हुआ खड़ा हुआ। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? बीरस ने गोकू की ओर पंच से हमला किया, लेकिन गोकू एक ओर फिसल गया। अगले ही पल उसने बीरस की पसलियों पर सीधा किक मारा, जिससे बीरस कुछ कदम पीछे हट गया। तभी गोकू ने उस पर एक पावरफुल एनर्जी वेव दाग दी। बीरस ने उसे एक बार में रोक तो लिया, लेकिन टकराव के उसी पल उसे भारी दबाव महसूस हुआ। उसकी कलाई शून्य हो गई और वो उसे पकड़ने पर मजबूर हो गया। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ये इतना पावरफुल हो गया? बीरस ने मन ही मन सोचा। गोकू सावधान पोस्चर में आ गया। बीरस ने ध्यान से उसे देखा। ये मुझसे ऐसे पेश आ रहा है जैसे खुद को मुझसे ऊपर समझता हो। क्या इसे सच में लगता है कि ये मुझसे ज्यादा पावरफुल है? दूर खड़ा वीस सब देख रहा था। उम्मीद है ये बैटल उसे जेनोसामा के पास जाने की इच्छा से दूर कर दे, वीस ने सोचा। बीरस ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी बढ़ाना शुरू किया। उसके साथ ही पूरा प्लैनेट हल्का सा कांपने लगा। अगर मैं ज्यादा आगे बढ़ गया तो उन्हें शक हो सकता है कि मेरी एनर्जी एंजल के बराबर है, गोकू ने मन में सोचा। मुझे सावधान रहना होगा और खुद को रोकना होगा। गोकू, क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे? वीस ने पूछा। जरूरत नहीं है, गोकू ने तुरंत जवाब दिया। अरे, मैंने सोचे बिना जवाब दे दिया, गोकू ने मन में सोचा। वाह, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वीस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अचानक बीरस पूरी एनर्जी के साथ गोकू पर टूट पड़ा। उसने बेहद तेज रफ्तार से पंचों की बारिश कर दी, लेकिन गोकू हर एक वार को आसानी से बचाता रहा। ये तो सारे हमलों से बच रहा है, वो भी बिना किसी फॉर्म में बदले, वीस ने हैरानी से सोचा। अगर मैं ज्यादा बचाव करूं तो शायद लिमिट पार हो जाए, गोकू ने मन में कहा। अचानक बीरस ने दोनों मुट्ठियों से गोकू के सीने पर जोरदार वार किया। गोकू कई मीटर दूर जा गिरा और उसके पैर जमीन पर घिसटते चले गए। गोकू उठ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बीरस फिर से पूरी एनर्जी के साथ गोकू की ओर झपटा, लेकिन गोकू तक पहुंचने से पहले ही वो अचानक रुक गया। ये क्या हो रहा है, बीरस ने डरते हुए सोचा। वो वहीं जम गया। गोकू में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। अचानक बीरस को गोकू पहले से कहीं ज्यादा बड़ा दिखने लगा। बीरस ने सोचा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे हमला करके कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। लॉर्ड बीरस को अजीब हालत में देखकर वीस ने पुकारा, अरे, तुम्हें हुआ क्या है? गोकू ने पूछा, तो बीरस ने अपनी फाइटिंग पोस्चर छोड़ दी। मुझे लगता है तुम्हें जेनोसामा से मिलना चाहिए, बीरस ने सीरियस स्वर में कहा। हालांकि वो बाहर से डर नहीं दिखा रहा था। गोकू ने मन में सोचा, ओह गॉड, लगता है मैं ज्यादा आगे बढ़ गया और मैंने तो उसे ठीक से हमला भी नहीं किया। तो फिर क्या हम जा सकते हैं वीस? गोकू ने पूछा। वीस ने बीरस की ओर देखा, मानो उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। बीरस ने हल्का सा इशारा करके हां कर दी। तो चलिए, वीस ने कहा। वीस और गोकू जेनो पैलेस की ओर चल पड़े। गोकू पूरे रास्ते चुप रहा। वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, ताकि उसकी सच्चाई किसी के सामने न आ जाए। गोकू अब कुछ ज्यादा ही शांत है, वीस ने कहा। सच में? गोकू ने पूछा। जब कोई व्यक्ति एक भी शब्द ना बोले तो उसे शांत ही कहा जाता है, वीस ने हल्के मजाक में जवाब दिया। गोकू ने कहा, माफ कीजिए, कहने के लिए कुछ था ही नहीं। वीस ने ध्यान से उसे देखते हुए कहा, क्या इसलिए कि आप हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे? अरे, तुम्हें ये कैसे पता? गोकू ने चौंक कर पूछा। अरे, ये साफ नजर आता है, वीस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी एनर्जी काफी बढ़ गई है। जरूर आपने लॉर्ड बीरस से टकराव की उम्मीद में ट्रेनिंग की होगी। ओह, तुम सच में अच्छे हो, गोकू ने हंसते हुए कहा। मन में उसने सोचा, ये तो बाल बाल बचा, वीस बहुत ध्यान देने वाला है। कुछ मिनट बाद गोकू और वीस जेनो पैलेस पहुंचे। वहां उनका वेलकम दाइशिकन ने किया, हालांकि उसका मूड ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। दाइशिकन और वीस एक दूसरे को सीरियस नजरों से देखने लगे। गोकू, दाइशिकन ने कहा, क्या जेनोसामा से मिलने के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं है? असल में मैंने उनसे आने का वादा किया था। दाइशिकन ने वीस की ओर देखा, वीस ने बस कंधे उचका दिए। ठीक है, प्लीज अंदर आइए। गोकू दोनों जेनोसामा के साथ खेलने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो बस इंतजार कर रहा था कि दाइशिकन और बाकी लोग वहां से चले जाएं। कमाल है, ये दोनों मुझ पर से नजर ही नहीं हटाते, गोकू ने मन में सोचा। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? तभी दाइशिकन ने नरमी से कहा, गोकू, मैंने देखा है कि आप ट्रेनिंग कर रहे थे। लगता है टूर्नामेंट ऑफ पावर आपको पावरफुल बनाने के लिए काफी नहीं था, गोकू ने शांति से कहा। टूर्नामेंट ऑफ पावर ने मुझे ये दिखा दिया कि मुझसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल वॉरियर मौजूद हैं, इसीलिए मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी होगी।
कभी नहीं पता कि कोई सच में पावरफुल दुश्मन कब हमला कर दे। ओह, मैं समझ गया, दाइशिकन ने कहा। लेकिन उसी पल दाइशिकन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे गोकू में कुछ अलग महसूस हो रहा था। वह उसके हर छोटे से छोटे हावभाव को पढ़ पा रहा था। गोकू जिस तरह चल रहा था, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस से खड़ा था, वो सामान्य नहीं था। इसके साथ ऐसा क्या हुआ है? दाइशिकन ने मन में सोचा। कई मिनट बीत गए, गोकू जाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दाइशिकन ने उसमें कुछ बेहद खास देखा। वो अब गोकू के हर शब्द को बहुत ध्यान से सुनने लगा। ऐसी बातें मत करो, गोकू ने कहा और जेनो-सामा के सिर पर हल्के से हाथ रख दिया। याद रखो, तुम्हें ठीक से व्यवहार करना चाहिए। दाइशिकन पूरी तरह जम गया। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। यही शब्द, ठीक यही शब्द और यही अंदाज जेनो-सामा के पिता अतीत में ठीक इसी तरह कहा करते थे। एक पल के लिए दाइशिकन को गोकू नहीं दिखाई दिया, उसकी जगह उसे सुप्रीम किंग दिखाई देने लगा। ये वही है, दाइशिकन ने कांपते हुए सोचा। पिता? वीस ने उलझन में पूछा। उसने देखा कि उसके पिता अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। गोकू ने चारों ओर के माहौल में तनाव महसूस किया। उसने दाइशिकन को सीरियस नजर से देखा। गोकू ने मन में सोचा, अब तो वीस भी समझ गया है कि कुछ गड़बड़ है। मैं इसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाऊंगा। गोकू जेनो-सामा की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम लोग अर्थ पृथ्वी पर घूमने चलें? हाँ, चलो घूमने चलते हैं। दोनों जेनो-सामा एक साथ खुश होकर बोले। गोकू ने दोनों जेनो-सामा का हाथ पकड़ा और अगले ही पल वे सब वहां से गायब हो गए। वो चला गया। दाइशिकन ने धीमे स्वर में कहा, 1 मिनट। वीस ने चौंक कर कहा, यह तो टेलीपोर्टेशन नहीं था। बिल्कुल नहीं, दाइशिकन ने भारी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति अब सिर्फ गोकू नहीं है। पिता? वीस ने हैरानी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? वो जेनो-सामा का पिता है, दाइशिकन ने गंभीरता से कहा। प्लीज साफ साफ बताइए, वीस ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दाइशिकन ने कहा, मुझे पूरा यकीन है। मैंने उसे सिर्फ उसके बोलने के तरीके से पहचान लिया। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन अगर ये सब अभी घटा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे हर कदम से वाकिफ है। वीस ने नजर घुमाकर चारों जेनो अटेंडेंट्स की ओर देखा। वीस ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पिता वो बात। तभी दाइशिकन ने अपना हाथ बेहद तेजी से हवा में घुमाया। हवा को चीरने की आवाज आई और अगले ही पल चारों जेनो अटेंडेंट्स के सिर जमीन पर गिर पड़े। वे सभी उसी पल मारे गए। जब जेनो-सामा लौटेंगे तो हम उन्हें ये कैसे समझाएंगे? वीस ने घबराकर पूछा। तुम अभी भी नहीं समझे? दाइशिकन ने कहा, वे वापस नहीं लौटेंगे, इसीलिए गोकू उन्हें अपने साथ ले गया। तो क्या मैं अर्थ को इरेस मिटा कर दूं? वीस ने पूछा। नहीं, दाइशिकन ने तुरंत कहा, गोकू को यह पहले से पता है, फिर वो उन्हें कहां छिपाएगा? दाइशिकन ने खुद से पूछा। वीस ने अपने स्टाफ से गोकू और जेनो-सामा को अर्थ पर खोजने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो सकता। वीस ने हैरानी से कहा, वे अर्थ पर भी नहीं हैं। तो फिर वे कहां चले गए? उसने बेचैनी से पूछा। दाइशिकन की एनर्जी अचानक फूट पड़ी। उसका गुस्सा स्पष्ट था। हमारी योजनाएं बुरी तरह बिगड़ रही हैं। हमें जेनो-सामा को जितनी जल्दी हो सके वापस लाना होगा। दाइशिकन ने सीरियस होकर कहा, नहीं तो हम उसकी उस एनर्जी को छीन नहीं पाएंगे जिससे वो सब कुछ इरेज कर सकता है। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, वीस ने कहा। हमें मेरे भाइयों को इस बारे में बताना होगा। उसी समय गोकू दोनों जेनो-सामा को लेकर एक अननोन प्लैनेट पर पहुंचा। वो प्लैनेट पूरी तरह उजड़ा हुआ था। ये जगह क्या है? एक जेनो-सामा ने पूछा। हाँ, ये तो बहुत ही बदसूरत है, दूसरे जेनो-सामा ने कहा। मुझे माफ करना, गोकू ने सीरियस स्वर में कहा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। ये प्लैनेट बहुत हाल ही में बना है। मुझे शक है कि एंजल्स को इसके बारे में पता होगा। और पता कैसे चलेगा? एक जेनो-सामा ने कहा, यह तो सच में बहुत बदसूरत है। मुझे समझ नहीं आता कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने इसे अब तक इरेज क्यों नहीं किया। चुप रहो, गोकू ने सख्त स्वर में कहा। दोनों जेनो-सामा तुरंत शांत हो गए। अपने पिता को इतना सीरियस देखकर वे समझ गए कि मामला गंभीर है। माफ कीजिए, दोनों ने एक साथ कहा। ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। मुझे सभी एंजल से लड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हें दाइशिकन के पास नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें मार देगा और मैं अपने बच्चों को उसके हाथों में नहीं सौंप सकता। वैसे फ्यूचर का जेनो-सामा कौन है? वो मैं हूं, दूसरे जेनो-सामा ने उत्तर दिया। एक बात बताओ, तुम्हारी समय रेखा में मेरी यादों की जेम का क्या हुआ? मैंने उसे खो दिया, फ्यूचर के जेनो-सामा ने कहा। ये तो बुरा है, गोकू ने चिंता से कहा। लेकिन मैंने उसे अपनी समय रेखा में खो दिया, जेनो-सामा ने समझाया, इसलिए अब वो शायद मौजूद ही नहीं है। ठीक है, गोकू ने कहा, खुद का ध्यान रखना। मुझे नहीं पता दाइशिकन क्या योजना बना रहा है, लेकिन इतना तय है कि उसे तुम्हें जिंदा चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक तुम्हें मार चुका होता। बस सावधान रहना। एक जेनो-सामा ने कहा, वो हाल के समय में एंजल्स के साथ बहुत ज्यादा देखा गया है। मुझे नहीं पता वो हमें कैसे धोखा देगा। दूसरे जेनो-सामा ने कहा, लेकिन शायद वो ये रोकना चाहता है कि हम सब कुछ इरेज कर दें और उनके पास कुछ भी ना बचे। गोकू ने सख्त स्वर में कहा, सुनो,
किसी भी चीज को इरेज करने के बारे में सोचना भी मत। याद रखना, इस जीवन में मैंने दोस्त बनाए हैं। दोनों जेनोसामा बाहें मोड़कर खड़े हो गए। वे इस बात से ज्यादा सहमत नहीं दिखे। ये आदेश है, गोकू ने सीरियस होकर कहा। जी पापा, दोनों जेनोसामा एक साथ बोले। गोकू ने कहा, अब मुझे जाना होगा। मुझे एंजल्स से एक एक करके लड़ना है ताकि मेरी पूरी एनर्जी जाग सके। मैं अभी पूरी तरह पावरफुल नहीं हूं। ये कहते हुए गोकू ने दोनों जेनोसामा की ओर देखा। उसने दोनों से विदा ली और उन्हें उस अननोन प्लैनेट पर सुरक्षित छोड़ दिया। फिर गोकू वहां से चला गया। वो यूनिवर्स 7 के स्पेस में किसी जगह रुक गया। जिस भी एंजल से मैं लड़ूंगा वो मुझे और पावरफुल बनाएगा, गोकू ने मन में सोचा। लेकिन शुरुआत किससे करूं? वीस से लड़ना काफी मुश्किल होगा। हमारी एनर्जी काफी पास पास होंगी। लेकिन मुझे याद है कि वीस ने कहा था कि वडोज उसकी टीचर है। हालांकि बाद में वो उसे पार कर गया। फिर भी सुरक्षा के लिए मुझे पहले उसी से लड़ना चाहिए। ये तय करते ही गोकू एक ही पल में यूनिवर्स 6 पहुंच गया। उसी समय वडोज का स्टाफ हल्का सा चमका और बजा। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने वाली थी, गोकू का हाथ पहले ही उस स्टाफ को थाम चुका था। अरे! वाडोज ने चौंक कर पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां तक आए कैसे? ये जरूरी नहीं है, गोकू ने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल गोकू ने अपनी मुट्ठी बंद की और वाडोज का स्टाफ टूट गया। वो जवाब क्यों नहीं दे रही? वीस ने चिंता से कहा। जाओ, उसे देखने जाओ, दैशिकन ने आदेश दिया। लेकिन वीस कुछ कहने ही वाला था। जाओ, दैशिकन ने दोबारा कहा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वीस तुरंत यूनिवर्स 6 की ओर रवाना हो गया। हालांकि जेनो पैलेस से निकलकर वहां पहुंचना आसान नहीं था। इस बीच वडोज ने गोकू की नीयत भांप ली। वो समझ गई थी कि वो उसे चुनौती देने आया है, लेकिन उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। आखिरकार उसकी नजर में गोकू सिर्फ एक साधारण मोटल था। ये क्या हो रहा है? चांपा ने उलझन में कहा। ओ गॉड, अब यही बाकी था। गोकू ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? वडोज ने पूछा। तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो? और तुम्हें क्या लगता है? गोकू ने पलटकर पूछा, तुम लॉर्ड बीरस के दोस्त हो? चांपा ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुम्हें यहां आकर हमसे इस तरह बात करने नहीं दूंगा। चांपा धीरे धीरे गोकू की ओर बढ़ा। उसके दोनों हाथों में हकाई की 2 एनर्जी बॉल बनने लगी। हटो, गोकू ने सीरियस स्वर में कहा। तुम मुझे रोक रहे हो? एक पल के लिए चांपा शॉक रह गया। गोकू का सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे भीतर तक हिला गया था। फिर भी चांपा ने दोनों हकाई हमले सीधे गोकू की ओर फेंक दिए। गोकू अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने हकाई को सीधे अपने शरीर पर आने दिया। चांपा मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि जीत उसी की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हकाई एनर्जी गोकू को चारों ओर से घेरने लगी, लेकिन उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। वो एनर्जी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। ये संभव नहीं है, चांपा ने हैरानी से कहा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। गोकू ने अपनी मुट्ठी चांपा की ओर तानी। अचानक गोकू की मुट्ठी से एक अजीब सी हवा निकलकर चांपा के सीने से टकराई। चांपा के सीने में कुछ धंस गया। ये क्या था? चांपा ने दर्द में सोचते हुए कहा। क्या ये सिर्फ हवा का झोंका था? वह पीड़ा से करहाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वाडोज ये सब देखकर सन्न रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने लॉर्ड चांपा को मार दिया? नहीं, गोकू ने तुरंत कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वाडोज काबू से बाहर हो चुकी थी। मैं तुम्हें मारने आई हूं, उसने क्रोध में कहा। गोकू ने अपनी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ाई। ये उपस्थिति मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वाडोज ने मन में सोचा। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वाडोज ने पूछा। अपने बेटों की रक्षा करना, गोकू ने उत्तर दिया। गोकू ने अपनी एनर्जी और अधिक बढ़ा दी। हालांकि वो अभी भी किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। मैं जेनोसामा का पिता हूं, गोकू ने कहा, और मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगा किसी भी कीमत पर। यह सच नहीं हो सकता, वडोज ने कहा। अगले ही पल गोकू तेजी से वडोज के सामने पहुंचा और एक पावरफुल पंच मारा। वडोज ने आखिरी पल में खुद को बचा लिया। ये बहुत तेज है, वडोज ने सोचा। इसने इतनी एनर्जी कैसे हासिल की? गोकू जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी एनर्जी को बाहर निकालते हुए। इसके बाद वो पूरी एनर्जी से वडोज पर हमला करने लगा। वडोज गोकू की हर चाल को समझते हुए उसी तरह जवाब देती रही। दोनों करीब से लगातार पंचों के वार करते रहे। फिर एक पल ऐसा आया जब गोकू और वडोज दोनों के पंच एक साथ एक दूसरे के चेहरे से टकराए। दोनों जोर से पीछे की ओर उड़ते चले गए। कुछ दूरी पर जाकर वे रुके और फिर दोबारा फाइटिंग पोस्चर में आ गए। यह संभव नहीं है, वडोज ने कहा। तुम जेनोसामा के पिता नहीं हो सकते। ये झूठ है। पहले नहीं थे, गोकू ने शांत स्वर में कहा, लेकिन अब मेरे पास उनकी सारी स्मृतियां हैं। कैसे? वडोज ने भ्रम में पूछा। जब मैं जेनोसामा का पिता था, उन सभी यादों ने इस शरीर में प्रवेश कर लिया। तो फिर तुम सिर्फ एक सीढ़ी हो इस शरीर को अपनी पुरानी एनर्जी के फ्रेंडली बनाने के लिए। लगता है तुम्हारी मौजूदगी का मतलब है कि तुम हमारी योजनाएं जानते हो, वाडोज ने कहा। कुछ हद तक,
लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये तो साफ है, ये बेकार है कि कोई इतना बचकाना मोटल जैसे जेनोसामा 12 यूनिवर्स पर राज करे, और उससे भी बुरा वो मूर्खतापूर्ण नियम कि हम एंजल्स जो सबसे पावरफुल हैं हमें इतने निकम्मे गॉड की सेवा करनी पड़े। वार्डोज ने चांपा की ओर देखा जो अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों में तिरस्कार था। बस इसे देखो, मुझे हमेशा इसके झंझट सुलझाने पड़ते हैं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितना सही ठहराती हो। गोकू ने दृढ़ स्वर में कहा, यह सब एक बड़ी गलती है और मैं अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगा। ये अफसोस की बात है, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको उन्हें बचाने नहीं दे सकती। एंजल ही अब दोनों यूनिवर्स पर राज करेंगे जैसा हमेशा होना चाहिए था। नहीं, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। अगले ही पल गोकू तेजी से वडोस के सामने पहुंचा और उसके सीने पर एक जोरदार किक मारी। फिर वो पूरी एनर्जी से उस पर टूट पड़ा। वडोस ने महसूस किया कि गोकू की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये संभव नहीं है, वडोस ने मन में सोचा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये अपनी सारी एनर्जी वापस पा लेगा। तभी वडोस ने एनर्जी वेव छोड़ी। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। धुएं और रोशनी ने सब कुछ ढक दिया। वडोस ने सोचा, क्या वो इस हमले में खत्म हो गया? अचानक गोकू वडोस के पीछे प्रकट हुआ। उसने एक पावरफुल किक उस पर मारी। वडोस ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका एक हाथ घायल हो गया। वो वार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद गोकू ने देखा कि वडोस की रक्षा ढीली पड़ गई है। उसने एनर्जी वेव वडोस की ओर फेंक दी। वडोस जमीन पर कई मीटर तक लुढ़कती चली गई। उसकी ड्रेस से धुआं उठ रहा था। ये अपमानजनक है, वडोस ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर गोकू पर पड़ी, वो दहशत में जम गई। गोकू के शरीर से पावरफुल एनर्जी फूट रही थी। सफेद रोशनी की तेज चमक उसे चारों ओर से घेर रही थी। शापित हो तुम, वडोस ने कहा। अब तुम्हें एक ही बार में खत्म करना होगा। वडोस ने अपनी एनर्जी पूरी तरह बाहर निकाल दी। वो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक एनर्जी बॉल बनाई जो अपने ही भीतर सिकुड़ने लगी। उसके भीतर लगातार और अधिक एनर्जी जमा होती जा रही थी। फिर उसने उस सारी एनर्जी को एक पावरफुल एनर्जी वेव के रूप में छोड़ दिया। गोकू ने उस हमले को सीधे थाम लिया। दोनों वॉरियर्स की एनर्जी से पूरा प्लैनेट कांप उठा। गोकू ने अपनी मसल्स को कस लिया। उसकी नसें उभर आईं। वो हमले को और बेहतर ढंग से रोकने लगा। फिर वो धीरे धीरे वाडोस की ओर चलने लगा। ये संभव नहीं है, वाडोस ने डरते हुए कहा। अचानक गोकू जोर से चिल्लाया, अपनी एनर्जी को पूरी तरह जोर देते हुए। फिर वो उस दिशा में बढ़ा जहां से हमला आ रहा था। उसके भीतर इतनी एनर्जी थी कि वो एनर्जी वेव को पीछे धकेलने लगा। जैसे ही गोकू वडोस के करीब पहुंचा, वाडोस ने हमला रोक दिया और तेजी से दूर जा गिरी। लेकिन गोकू एक पल में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। उसने रीढ़ पर एक जोरदार किक मारी और वाडोस को दूर फेंक दिया। वाडोस लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकला। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा। ये अपमान है। एक साधारण मर्टल कभी भी एंजल की एनर्जी के बराबर नहीं हो सकता। वाडोस ने लगातार कई एनर्जी वेव्स गोकू पर छोड़ी, लेकिन गोकू दाएं बाएं आसानी से सब हमलों को टालता रहा जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। वाडोस की सारी कोशिशों के बावजूद गोकू अब उससे कहीं आगे निकल चुका था। मुझे ये एनर्जी पाने देने के लिए थैंक यू, गोकू ने कहा। तुम एक ग्रेट टीचर थी। अगले ही पल गोकू एक झटके में वाडोस के सामने पहुंचा। उसने वाडोस को गर्दन से मजबूती से पकड़ा और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। गोकू उसके साथ ऊपर उड़ने लगा और उसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं। अब बताओ, गोकू ने कठोर स्वर में पूछा, मेरे बेटों के खिलाफ क्या योजनाएं हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वाडोस ने कहा। बोलो, गोकू ने कहा। नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा जो तुम्हें बहुत दर्द देगा, गोकू ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाई। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वाडोस ने पूछा। गोकू ने अपनी उंगली वाडोस के कंधे पर रखी और उसे अंदर तक धंसा दिया। एक गहरी चोट बन गई। वाडोस दर्द से जोर से चीखी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बोलो, गोकू ने चेतावनी दी, नहीं तो ये दर्द और बढ़ेगा। तुम मुझे मार सकते हो, वाडोस ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मुझे यही उम्मीद थी, गोकू ने कहा। गोकू ने उसकी चोट पर सीधे एक एनर्जी बॉल दाग दी। वाडोस और भी जोर से चीख पड़ी, लेकिन फिर भी चुप रही। अब गोकू अपना धैर्य खोने लगा। उसने वाडोस को जोर से जमीन पर फेंक दिया। वाडोस लगभग हिलने डुलने की हालत में नहीं थी। वो उठने की कोशिश करती, लेकिन खड़ी होते ही फिर गिर जाती। गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, और तुम्हें लगता है कि इस एनर्जी से तुम मेरे पिता को हरा पाओगे? बस इतना ही। मैं तुम्हें पहले ही कुचल चुका हूं। वाडोस दर्द में भी गर्व से मुस्कुराई। गोकू ने अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाई। वो वाडोस को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। गोकू ने पूरी शक्ति से अपना हमला छोड़ दिया, लेकिन उसी पल वीस वहां पहुंच गया। एक ही बार में उसने हमले को ऐसे हटा दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। बहन, क्या तुम ठीक हो? वीस ने तुरंत पूछा। मैं पहले से बेहतर हूं, वाडोस ने उत्तर दिया। मुझे अंदाजा था कि तुम आओगे।
मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा और देर करोगे, आखिर तुम मेरे बेटे के प्लैनेट पर थे। तो ये सच है? वीस ने गोकू की ओर देखकर कहा। आखिरकार तुम जेनो-सामा के पिता हो, गोकू ने उत्तर दिया। हाँ, ये सच है। वीस ने कहा, मुझे खेद है, इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। ये आपके बेटे के खिलाफ है। मैं जानता हूँ, गोकू ने कहा। लेकिन तुम्हारे पिता से अलग मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूँ। मैं अपनी बहन की रक्षा करने आया हूँ, वीस ने दृढ़ता से कहा। वाडोस ने चेतावनी दी, सावधान रहो। जितना ज्यादा ये लड़ता है, उतना ही अपने नए शरीर का आदी होता जा रहा है। मैंने ये बात समझ ली है, वीस ने कहा, लेकिन लॉर्ड गोकू मेरी असली एनर्जी से अनजान है। वीस ने धीरे धीरे अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करनी शुरू की। उसकी ऊर्जा लगातार उस स्तर तक बढ़ती चली गई जिसकी गोकू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीस ने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस चीज से बना हूं। वीस पूरी गति से गोकू की ओर लपका। एक पावरफुल पंच सीधे गोकू के पेट पर लगा। गोकू का शरीर हिल तक नहीं पाया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुमसे कहा था, वीस ने शांत स्वर में कहा। अगले ही पल वीस ने गोकू की ठोड़ी के नीचे एक तेज किक मारी। गोकू दूर जा गिरा। वीस ने कहा, जैसा कि तुम जानते हो, हमें जेनो-सामा जिंदा चाहिए, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, उनकी जगह बता दो ताकि हम अपनी योजना आगे बढ़ा सकें। मैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ले गया हूँ, गोकू ने जवाब दिया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा? गोकू धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन हल्के से घुमाई, मानो वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो, वीस ने कहा। वीस एक बार फिर गोकू की ओर बढ़ा और पूरी ऊर्जा से हमला करने लगा। हर प्रहार गोकू के शरीर पर भारी चोट की तरह लग रहा था। वीस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल था। गोकू मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रहा था। जेनो-सामा को सौंप दो, वीस ने फिर कहा। यह कभी नहीं होगा, गोकू ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। दैशिकन की रणनीति। उसी समय दैशिकन अपने सभी बेटों से बात कर रहा था। हमें जेनो-सामा को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। गोकू हम पर एक एक करके हमला करेगा और हर लड़ाई के साथ और पावरफुल होता जाएगा। मोहितो ने कहा, हमें कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ हो सकते हैं। अपने दिमाग का उपयोग करो, दैशिकन ने कहा। वे ऐसे ही गायब नहीं हो सकते, कुसु ने कहा। दोनों यूनिवर्स बहुत विशाल हैं, उन्हें पूरी तरह खोजने में सालों लग जाएंगे। तो उन जगहों पर खोजो जहां कोई सोच भी ना सके, दैशिकन ने आदेश दिया, क्योंकि यही गोकू सोचता है, या कहूं जेनो-सामा का पिता सोचता है। दैशिकन के आदेश पर सभी एंजल्स जेनो-सामा की खोज में निकल पड़े। युद्ध का निर्णायक मोड़। उधर गोकू अब वीस से लड़ रहा था, लेकिन उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। वीस ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि कोई पिता अपने बच्चे को कभी धोखा नहीं देगा, तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अब तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं। अगले ही पल वीस तेज रफ्तार से बढ़ा। उसकी किक गोकू की पसलियों पर लगी। वार इतना घातक था कि गोकू खून थूक पड़ा और जमीन पर गिर गया। वाडोस ने सोचा, तारांकन, तो वीस अब तक गंभीरता से लड़ ही नहीं रहा था। वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। वीस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। कोशिश करते रहो, तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। वीस ने गोकू को खत्म करने के लिए हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाई। मैं यहां नहीं हार सकता, गोकू ने मन ही मन कहा। जैसे ही वीस ने एनर्जी बॉल फेंकी, गोकू अचानक बेहद तेज गति से हटा। इतनी तेज कि एंजल भी चौंक गए। एक पल में गोकू वीस के पीछे था। वीस के गाल से खून की एक पतली रेखा बहने लगी। कीरे, वीस ने गुस्से में अपना खून पोंछा। गोकू अब भी डटा हुआ था और उसके चारों ओर ऊर्जा का तूफान उठ रहा था। भाई, सावधान रहो, वाडोस ने चिल्लाकर चेतावनी दी। चिंता मत करो, वीस ने उत्तर दिया, गोकू कुछ नहीं कर पाएगा। गोकू ने वीस के सीने पर एक भारी पंच मारा, लेकिन वीस ने उसे सह लिया। वाडोस ने अपने भाई की मदद के लिए कई एनर्जी वेव्स गोकू की पीठ पर छोड़ी, लेकिन गोकू गायब हो गया। अचानक वाडोस की आवाज कांपी। वीस चौंक गया। गोकू वाडोस के पीछे खड़ा था। एक ही पल में गोकू ने अपना हाथ सीधे वाडोस के पेट के आर पार घुसा दिया। वार इतना तेज था कि वाडोस को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब उसने नीचे देखा तो गोकू का हाथ उसके शरीर के भीतर था। ये संभव नहीं, वाडोस ने खून खांसते हुए कहा। गोकू ने अपना हाथ धीरे से बाहर निकाला और वाडोस बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। तुम बहुत नीच हो, वीस ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। तुम्हारा पिता इस समय कहाँ है? गोकू ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम गिर चुके हो, वीस ने जवाब दिया। तुम कचरा हो। यही फर्क है तुम में और तुम्हारे पिता में, गोकू ने कहा। मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता हूँ, लेकिन वह उन्हें मरने देता है। सिर्फ एनर्जी पाने के लिए उन्हें साधन की तरह इस्तेमाल करता है। वाडोस जमीन पर तड़प रही थी। वीस बेचैन हो उठा। वो अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन उसके सामने गोकू खड़ा था। वीस पूरी एनर्जी से गोकू की ओर झपटा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले गोकू और तेज निकला। उसने वीस की ठोड़ी के नीचे एक पावरफुल किक मारी। वीस जमीन पर गिर पड़ा। ये असंभव है, वीस ने गुस्से में उठते हुए कहा। वाडोस सिर्फ एक सीढ़ी थी जिसे मैं पार कर चुका हूँ,
गोकू ने कहा, और अब तुम अगले हो। गोकू तेजी से व्हीस की ओर बढ़ा। दोनों एक ही लेवल और एक ही रफ्तार से हमले करने लगे। ये कैसे हो सकता है? व्हीस ने मन में सोचा। कुछ देर पहले मैं इसे पीछे छोड़ चुका था। कुछ ही पलों में गोकू ने व्हीस के सीने पर एक जोरदार किक मारी। व्हीस की रक्षा टूट गई। गोकू ने मौका नहीं गंवाया। उसने लगातार एक के बाद एक घातक वार किए। उसने अपनी पूरी एनर्जी और हर कौशल का उपयोग किया। व्हीस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार गोकू के लगातार हमलों ने व्हीस को गिरा दिया। मैं समझ नहीं पा रहा, व्हीस ने कमजोर आवाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था, तुम सिर्फ एक सीढ़ी हो। व्हीस ने अपनी बची खुची एनर्जी जुटाई और आखिरी बार गोकू पर झपटा, लेकिन गोकू ने एक पावरफुल एनर्जी हमला किया। हमला इतना पावरफुल था कि व्हीस इरेज हो गया। अब मुझे बाकी लोगों को ढूंढना होगा, गोकू ने सोचा। वो वाडोस के पास गया, लेकिन वो भी मर चुकी थी। गोकू ने मुट्ठी भींच ली। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मेरे बच्चों में से कोई एक भी मर जाए तो क्या होगा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। मोहितों का अंत और अर्थ पर खतरा। उधर बाकी एंजल सभी यूनिवर्स में जेनोसामा की खोज में फैले हुए थे। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि व्हीस और वाडोस संपर्क में नहीं हैं। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? कुसु ने पूछा। ये सच में अजीब है, मोहितो ने कहा। कोई उन्हें ढूंढने जाए, शायद उनके साथ कुछ हुआ हो। मसीरिता ने कहा, ठीक है। कुछ ही मिनटों बाद गोकू ने मोहितो को ढूंढ निकाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहितो ने पूछा। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, गोकू ने उत्तर दिया। गोकू ने अपनी उंगली मोहितो की ओर उठाई और एक पावरफुल एनर्जी वेव उस पर छोड़ी। मोहितो ने अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया और हमले को सहने की कोशिश की। जब हमला खत्म हुआ तो उसके कपड़े टुकड़ों में बदल चुके थे और उनसे धुआं निकल रहा था। ये असंभव है, मोहितो ने कहा। तो तुम अब भी जिंदा हो, गोकू ने ठंडे स्वर में कहा। मोहितो फाइटिंग पोस्चर में आने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये झूठ है। सिर्फ जेनोसामा के पिता की यादें होने से तुम इतने पावरफुल नहीं हो सकते। गोकू की आंखें चमक उठीं। मेरे पास उसकी यादें नहीं हैं। मैं ही जेनोसामा का पिता हूँ। यह कहते ही गोकू बिजली की तरह आगे बढ़ा और मोहितो के पेट में एक पावरफुल पंच मारा। मोहितो के मुंह से खून निकल आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब साफ था कि गोकू की एनर्जी मोहितो से कई गुना अधिक थी। मोहितो ने दर्द में भी एक डरावनी मुस्कान दी। तुम चाहे जो कर लो, तुम सब कुछ नहीं बचा पाओगे। गोकू ने तुरंत मोहितो का गला पकड़ लिया और कसकर दबाने लगा। बेहतर होगा सच बोलो। मोहितो हंसा। चाहे हम जेनोसामा को न ढूंढ पाए हों, हमें पता है कि तुम्हारे और भी बच्चे अर्थ पर हैं। गोकू की आंखें फैल गईं। वो जेनोसामा की चिंता में इतना डूब गया था कि अर्थ को पूरी तरह भूल चुका था। अगर तुमने नहीं बताया कि जेनोसामा कहाँ है तो अर्थ इरेज कर दी जाएगी। गोकू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम मुझे धमकी देने की हालत में नहीं हो। अगले ही पल गोकू ने मोहितो की गर्दन पर एक सटीक वार किया और उसी पल मोहितो की जान निकल गई। बिना एक पल गंवाए गोकू तुरंत अर्थ की ओर निकल पड़ा। जब वो पहुंचा, उसने आसमान में एक विशाल एनर्जी वेव देखी जो सीधे अर्थ की ओर आ रही थी। धत, मैं लगभग देर से पहुंचा, गोकू ने कहा। वो पूरी एनर्जी से आकाश की ओर उड़ा। उसने अपना पैर ऊपर उठाया और पूरे बल से उस एनर्जी वेव को रोक लिया और उसे वापस धकेल दिया। ऊपर पहुंचकर उसे हमलावर दिखाई दिए, मसीरिता और कुसु। तुम लोग इतने गिर गए हो? गोकू गुस्से से चिल्लाया। अर्थ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? कुसु ने हैरानी से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? गोकू अचानक शांत हो गया। उसने आसपास की एनर्जी महसूस की। रुको, बुदाया, ये एक जाल है। अचानक गोकू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे दैशिकन खड़ा था। इससे पहले कि गोकू कुछ कर पाता, दैशिकन ने अपना हाथ गोकू के सीने पर रख दिया। एक पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। गोकू का शरीर बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वो बेहोश होकर अर्थ की ओर गिरने लगा। लेकिन दैशिकन ने उसकी कलाई पकड़ ली। सच में ये बहुत बड़ी परेशानी बन गया है, दैशिकन ने ठंडे स्वर में कहा। कैद और समझौता। कई घंटों बाद गोकू की आंखें खुलीं। वो मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था जो उसकी एनर्जी को दबा रही थीं। उसके सामने सभी एंजल मौजूद थे और उनके बीच दैशिकन खड़ा था। ये क्या हो रहा है? गोकू ने पूछा। तभी उसने देखा कि वे एंजल जिन्हें उसने मार दिया था वहां जिंदा खड़े थे। ये असंभव है, गोकू हैरान रह गया। उसने दैशिकन की ओर देखा। तो ये सच है, तुम उन्हें वापस जिंदा कर सकते हो? दैशिकन हल्का मुस्कुराया। गोकू, जेनोसामा के पिता, लगता है आप जाग गए हैं। तुम नीच हो। सब कुछ एक जाल था। सब कुछ नहीं, दैशिकन ने जवाब दिया। हमने बस आपकी बेचैनी का फायदा उठाया। हमें पता था कि आप अर्थ जरूर आएंगे। गोकू की आंखें गुस्से से भर गईं। तुमने अर्थ को कुछ किया तो नहीं? दैशिकन ने शांत स्वर में कहा। नहीं, हमें अर्थ जिंदा चाहिए। क्या मतलब? गोकू ने उलझन में पूछा। अगर हम अर्थ को इरेज कर देते तो हमारे पास सौदेबाजी के लिए कुछ भी नहीं रहता। सौदा? गोकू ने दांत भींचे। तुम एक घटिया इंसान हो। दैशिकन की आंखें सख्त हो गईं।
अगर तुम अपने बेटे जेनोसामा को हमारे हवाले कर दो तो हम अर्थ को छोड़ देंगे। गोकू की मुट्ठियां बंध गईं। नहीं, कोई नहीं मरेगा और इस पर कोई बहस नहीं होगी। दैशिकन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं। अच्छी तरह सोच लो। अगर 1 घंटे में जवाब नहीं मिला तो हम खुद जेनोसामा को ढूंढेंगे और अर्थ को इरेज कर देंगे। सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से तुम सब कुछ खो दोगे। गोकू ने पूरी एनर्जी से जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे हिली भी नहीं। ये साधारण जंजीरें नहीं हैं, दैशिकन बोला। इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। इसमें कोई तर्क नहीं है, गोकू चिल्लाया। दैशिकन ने हल्की मुस्कान दी। जब मैं इन्हें बनाता हूं तो हर चीज का तर्क होता है। इस बीच दोनों जेनोसामा अपने छिपे हुए स्थान पर बैठे थे। वे इंतजार करते करते ऊब चुके थे। पापा अभी तक नहीं लौटे, एक जेनोसामा ने कहा। हाँ, बहुत देर हो गई, दूसरे ने जवाब दिया। दोनों ने मिलकर एक क्रिस्टल बॉल बनाई ताकि वे 12 यूनिवर्स में देख सकें कि क्या हो रहा है। वे खोजते रहे, लगातार खोजते रहे, और फिर उन्हें गोकू दिखाई दिया। वो जंजीरों में बंधा था और सभी एंजल्स उसके सामने खड़े थे। ये नहीं हो सकता, एक जेनोसामा घबरा गया। पापा मुसीबत में हैं, दूसरे ने कहा। दोनों ने पूरी घटना देखी, कैसे दैशिकन अर्थ को इरेज करने की धमकी देकर गोकू पर दबाव बना रहा था। दोनों उदास हो गए। वे समझ गए कि छिपे रहने से अब कुछ नहीं होगा। हम यहाँ छिपकर कुछ नहीं कर सकते, एक जेनोसामा ने कहा। अगर हम ऐसे ही रहे तो वे हमें ढूंढ ही लेंगे, दूसरे जेनोसामा ने गंभीर स्वर में कहा। गोकू की रिहाई। समय लगभग पूरा हो चुका था। गोकू अब भी जंजीरों में बंधा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे जंजीरें अटूट थीं। तभी अचानक वहां दोनों जेनोसामा प्रकट हुए। नहीं, गोकू डर गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए? दैशिकन मुस्कुराया। आखिरकार तुम आ ही गए। सभी एंजल घबरा गए। भले ही दैशिकन वहां था, लेकिन जेनोसामा फिर भी ब्रह्मांड के सर्वोच्च सुप्रीम अस्तित्व थे। हमारे पिता को छोड़ दो, दोनों जेनोसामा ने एक साथ कहा। जरूर, दैशिकन ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले मैं तुम्हारी एनर्जी अपने अधीन कर लूं। इतना कहकर दैशिकन तेजी से जेनोसामा की ओर बढ़ा, लेकिन दोनों जेनोसामा ने अपना हाथ उठाया और एक ही पल में गोकू की जंजीरें गायब हो गईं, जैसे वे कभी थीं ही नहीं। गोकू बिजली की रफ्तार से दैशिकन के पास पहुंचा और एक पावरफुल पंच मारा। दैशिकन दूर जा गिरा। मेरे बच्चों को छूने की कोशिश मत करना, गोकू गुस्से से चिल्लाया। पापा, आप उसे हरा सकते हैं, एक जेनोसामा बोला। हाँ, आप जरूर जीतेंगे, दूसरे ने उत्साह बढ़ाया। दैशिकन का अपमान और एंजल्स का डर। दैशिकन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। वो बिल्कुल भी घायल नहीं दिख रहा था। वह शांत कदमों से गोकू की ओर बढ़ा। मुझे अपमान महसूस हो रहा है कि आप जैसे नश्वर मॉर्टल सोचते हैं कि मुझे हरा सकते हैं। गोकू की आंखों में आग जल रही थी। अगर तुमने मेरे बच्चों को छुआ तो तुम्हारा अंत तय है। सभी एंजल डर से कांप रहे थे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन जानते थे कि इस बैटल की एनर्जी में जेनोसामा उनसे कहीं ऊपर थे। हम क्या करें? वीस ने धीरे से पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा, वाडोस ने जवाब दिया। स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है। दैशिकन हल्का सा हंसा। डरो मत, मैं तुम्हें जितनी बार चाहूं वापस जिंदा कर सकता हूं। गोकू ने गंभीर नजर से उसे देखा। यही तो समस्या है। जब तक मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूं, तुम उन्हें खतरे में डालते रहोगे। अब समय आ गया है इसका अंत करने का। दैशिकन मुस्कुराया। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे पास मुझे हराने का कोई मौका हो। गोकू ने अपने बेटों की ओर देखा। बेटो, इससे दूर रहो। दोनों जेनोसामा पीछे हट गए। एंजल्स भी थोड़ा पीछे हटे। जेनोसामा गोकू से भी अधिक पावरफुल हैं, वाडोस ने धीरे से कहा। फिर भी गोकू के पास जीतने का मौका नहीं है, कुसु बोला। हमें लड़ना होगा। दोनों जेनोसामा एंजल्स को घूरने लगे। उनकी आंखों में क्रोध था। एंजल्स डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जेनोसामा को चारों ओर से घेर लिया। हम तुम्हें इरेज कर देंगे, एक जेनो ने कहा। चाहे जितनी बार करना पड़े, दूसरे ने जोड़ा। अचानक सभी एंजल एक साथ जेनोसामा पर टूट पड़े, लेकिन दोनों जेनोसामा ने मिलकर एक पावरफुल एनर्जी शील्ड बना दी। एंजल्स उस शील्ड से टकराकर पीछे फेंक दिए गए। इसके बाद जेनोसामा खुद एंजल्स पर टूट पड़े। उनकी एनर्जी स्पष्ट रूप से एंजल से अधिक थी। गोकू की आखिरी कोशिश। उधर गोकू ने अपनी एनर्जी पूरी सीमा तक बढ़ा दी। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। वह पूरी शक्ति से दैशिकन की ओर बढ़ा। दैशिकन शांत खड़ा था। उसे लड़ाई का ज्यादा शौक नहीं था। उसका असली उद्देश्य था जेनोसामा से वो एनर्जी छीन लेना जिससे वे सब कुछ इरेज कर सकते थे। लेकिन गोकू उसके रास्ते में खड़ा था और यही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। गोकू बिना दया के लगातार दैशिकन पर हमले कर रहा था। वो पंच और किक बरसा रहा था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दैशिकन को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। वो हर वार को बड़ी आसानी से टाल रहा था, मानो गोकू की पूरी एनर्जी उसके लिए कुछ भी न हो। धत तेरे की, मुझे अभी भी उसकी एनर्जी तक पहुंचने के लिए बहुत दूर जाना है, गोकू ने दांत भींचते हुए कहा। अचानक दैशिकन ने गोकू के सीने पर एक पावरफुल किक मारी। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, पर असली मजा अभी। अचानक दैशिकन ने गोकू के सीने पर पावरफुल किक मारी। गोकू जमीन पर गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पसलियों में तेज दर्द था। मुझे याद नहीं कि दैशिकन इतना पावरफुल था, गोकू ने दर्द से करहाते हुए कहा। उधर जेनोसामा एंजल्स को आसानी से गिरा रहे थे। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था।
तभी डशिकन ने एक पावरफुल एनर्जी बॉल बनाई और उसे जेनोसामा की ओर फेंक दिया। बॉल उनके पास आकर फटी और दोनों जेनोसामा दूर जा गिरे। उन्हें छोड़ दो, गोकू चिल्लाया और गुस्से में दाइशिकन की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दाइशिकन ने एक साधारण वार किया और गोकू फिर से गिर पड़ा। अब दोनों जेनोसामा खुद दाइशिकन के सामने आ खड़े हुए। मैं तुममें से हर एक से 11 गुना अधिक पावरफुल हूं, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई मौका नहीं है, दाइशिकान। दोनों जेनोसामा एक साथ उसकी ओर झपटे। उन्होंने मिलकर उस पर लगातार वार किए, पंच पर पंच, तेज और बिना रुके। लेकिन उनके हमलों का डशिकन पर कोई असर नहीं हुआ। एक सटीक वार से उसने एक जेनोसामा को दूर फेंक दिया और दूसरे को भी एक ही वार में पीछे गिरा दिया। ये देखकर गोकू का गुस्सा भड़क उठा। वो फिर से खड़ा हुआ और अपनी पूरी की एनर्जी बढ़ा दी। उसका शरीर एनर्जी से चमक उठा। गोकू पूरी एनर्जी से बढ़ा और उससे जाकर टकराया, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। वो बस उसे कुछ पलों के लिए रोक पा रहा था। उधर दोनों जेनोसामा एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ गए थे कि अब क्या करना है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उनके शरीर चमकने लगे। एक तेज रोशनी ने पूरी जगह को ढक लिया। ये क्या कर रहे हो? गोकू ने हैरानी से पूछा। ये भी काफी नहीं होगा, डशिकन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। अगले ही पल दोनों जेनोसामा एक हो गए। अब वहां एक ही जेनोसामा खड़ा था, जो पहले से कहीं अधिक पावरफुल था। नया जेनोसामा अपने हाथों को देखने लगा। वो अपने अंदर नई एनर्जी को महसूस कर रहा था। अचानक वो दाइशिकन की ओर बढ़ा और उसके ठोड़ी के नीचे पावरफुल पंच मारा। डशिकन कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची। डशिकन ने तुरंत जवाब दिया और जेनोसामा पर तेज वार किए। जेनोसामा कई मीटर पीछे खिसक गया, अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए, ताकि वो गिर न जाए। फिर डशिकन ने लगातार कई पंच मारे। जेनोसामा खुद को बचा भी नहीं पा रहा था। बस करो, गोकू दर्द से चिल्लाया। वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी जुटाने लगा ताकि फिर से बैटल में उतर सके। उसके पास कोई मौका नहीं है। वो हमारे पिता को नहीं हरा सका, वाडोस ने कहा। यह सुनकर गोकू का गुस्सा और भड़क गया। एक पल में वो वाडोस के सामने पहुंचा और बिजली की रफ्तार से वार किया। डशिकन ने ये देखा और गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत एक पावरफुल एनर्जी अटैक गोकू की ओर छोड़ा। गोकू ऊंची छलांग लगाकर बच गया, लेकिन वो हमला उसके अपने बच्चों के पास जा गिरा। पापा सावधान, कुसू ने चिल्लाकर चेतावनी दी। खड़े मत रहो, कुछ करो। वाडोस का शरीर 2 हिस्सों में जमीन पर पड़ा था, लेकिन डशिकन ने उंगलियां चटकाईं। दोनों हिस्से रोशनी की चमक में गायब हो गए और अगले ही पल वाडोस फिर से जीवित और पूरी तरह ठीक खड़ी थी। ये बहुत पेनफुल था, वाडोस ने धीमे स्वर में कहा। गोकू सब समझ गया। तो तुम अपने बच्चों को जीवित करने में एनर्जी खर्च करते हो। अब समझ आया। गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी बढ़ा दी। उसकी चोटें अभी भी थीं, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। चारों ओर एनर्जी का तूफान उठ खड़ा हुआ। सभी गॉड और एंजल उस एनर्जी से कांप उठे। गोकू ने अचानक स्ट्रैटेजी बदल दी। वो एक एक करके सभी एंजल्स पर टूट पड़ा। वे अपनी पूरी एनर्जी से बचाव करते, लेकिन गोकू के सामने टिक नहीं पाते। जब भी उसे मौका मिलता, वो उन्हें मार गिराता। डशिकन तुरंत उन्हें फिर से जीवित कर देता, लेकिन हर बार उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी। यह क्रम बार बार दोहराया जाने लगा। गोकू एंजल्स को गिराता, डशिकन उन्हें जीवित करता और हर पुनर्जीवन में उसकी एनर्जी घटती जाती। उधर जेनोसामा भी लगातार दाइशिकन से भिड़े हुए थे। एक मौके पर जेनोसामा ने पूरी एनर्जी से डशिकन के सीने पर किक मारी। वो कुछ कदम पीछे हट गया। अब उसके चेहरे पर पहली बार थकान साफ दिख रही थी। इसने समझ लिया कि मैं उन्हें जीवित करने में एनर्जी खो रहा हूं, डशिकन बुदबुदाया। जेनोसामा हल्का सा मुस्कुराया। हंस लो अगर हंस सकते हो। काश ये इतना आसान होता, डशिकन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अब उसे समझ आ गया था कि जेनोसामा से लड़ते रहना समय की बर्बादी है। उसे गोकू पर ध्यान देना होगा। डशिकन ने अपनी हथेली में एक एनर्जी बॉल बनाई और पूरी एनर्जी से गोकू की ओर फेंक दी। लेकिन तभी जेनोसामा अचानक गोकू के सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, डशिकन घबरा गया। बेटा, गोकू चीख उठा। एनर्जी बॉल सीधे जेनोसामा को लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, गंभीर रूप से घायल। चारों ओर सन्नाटा छा गया। डशिकन घबराया हुआ था। अगर यह मर गया तो वो इसकी एनर्जी कैसे प्राप्त करेगा? गोकू जेनोसामा के पास घुटनों के बल बैठ गया। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? उसने कांपती आवाज में पूछा। जेनोसामा ने मुश्किल से आंखें खोली। आपको उसे हराना होगा। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। गोकू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें खुद को बलिदान नहीं करना चाहिए था। जेनोसामा की एनर्जी सभी चाहते थे, कोई उसे मरने नहीं देना चाहता था। डशिकन आगे बढ़ा। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। मुझे इसकी जरूरत है। यह जीवित रहना चाहिए। नहीं, जेनोसामा ने धीमे स्वर में कहा। उसने अपना हाथ गोकू के सीने पर रखा। एक अजीब चमकती एनर्जी गोकू के शरीर में प्रवेश करने लगी। ऐसा मत करो।
अगर तुमने ऐसा किया तो वे तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे, गोकू रोते हुए बोला। जेनोसामा मुस्कुराया। अब ये एनर्जी आपकी है। वाडोस हैरान रह गई। इसका मतलब अब गोकू के पास सब कुछ मिटा देने इरेज की एनर्जी है। अगले ही पल जेनोसामा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर पूरी तरह गायब हो गया। गोकू ने अपने बेटे को आखिरी बार कसकर गले लगाया, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे, गोकू की आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। दैशिकन ठंडी हंसी हंसा। बहुत इमोशनल सीन है, लेकिन अब तुम अकेले हो। अचानक गोकू के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली एनर्जी का तूफान उठने लगा। तेज हवाएं चारों ओर फैल गईं। सभी एंजल्स और गॉड्स पीछे हट गए। गोकू की एनर्जी असामान्य रूप से बदल रही थी। वो पहले से कहीं अधिक पावरफुल लग रही थी। अगले ही पल गोकू जोर से चीखा। उसके शरीर से एनर्जी का पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और सभी एंजल कई मीटर दूर जा गिरे। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था। उसने अपना कंप्लीट फॉर्म प्राप्त कर लिया था। यह इम्पॉसिबल है, दाइशिकन चौंक गया। गोकू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें ये एनर्जी चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दाइशिकन गुस्से में गोकू की ओर झपटा और सीधा पंच चलाया। गोकू ने शांत भाव से अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़ा और वार को टाल दिया। फिर उसने सीधा पंच दाइशिकन के पेट में मारा। दाइशिकन ने वो वार पूरी एनर्जी से झेला, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। मैं तुम्हारे लिए ये आसान नहीं बनाऊंगा, गोकू ने दृढ़ आवाज में कहा। गोकू ने अपनी एनर्जी का एक्सप्लोजन किया और दाइशिकन को दूर फेंक दिया। वह जमीन पर कई मीटर तक लुढ़कता चला गया। ये नहीं हो सकता, गोकू ने सच में ये एनर्जी पाली, वीज बोला। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब खत्म हो जाएंगे, वाडोज ने कहा। दाइशिकन मुश्किल से खड़ा हुआ, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। वो पूरी एनर्जी से फिर गोकू पर टूट पड़ा और लगातार वार करने लगा, लेकिन उसके वार अब इफेक्टिव नहीं थे। गोकू शांत खड़ा था, जैसे उसे चोट ही नहीं लग रही। अचानक गोकू ने घूमकर एक तेज किक दाइशिकन की गर्दन पर मारी। वो जोर से जमीन पर जा गिरा। दाइशिकन मुश्किल से खड़ा हुआ ही था कि गोकू बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा। उसने एक पावरफुल वार किया जिससे दाइशिकन आसमान में उछल गया। गोकू भी तुरंत उसके पीछे पहुंच गया और ऊपर से हैमर पंच मारकर उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो जमीन से टकराया, सैकड़ों एनर्जी वेव्स उसकी ओर गिरी। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। धुआं छंटने के बाद दाइशिकन जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था। उसमें मुश्किल से खड़े होने की एनर्जी बची थी। तुम नीच हो, दाइशिका ने दर्द से कहा। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा। तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम इसके हकदार हो। मैंने उसे सीधे नहीं मारा, वो खुद मेरे वार के सामने आ गया था। गोकू की आंखें गुस्से से चमक उठीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम उसे मारना चाहते थे ताकि उसकी एनर्जी ले सको। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। मैं अपने बेटे को वापस जिंदा करूंगा और बिना एंजल्स के राज करूंगा। तभी दाइशिकन चिल्लाया। अब सभी एंजल्स ने अपने अपने स्टाफ उठाए और एक साथ अपनी पूरी एनर्जी ग्रैंड प्रीस्ट की ओर भेज दी। गोकू चौकन्ना हो गया। दाइशिकन अपने बच्चों की एनर्जी को अपने अंदर समेटने लगा। अचानक उसके चारों ओर पावरफुल एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। उसकी एनर्जी अपनी सीमाओं से भी आगे बढ़ गई। अब हालात बदल गए हैं, दाइशिकन, भारी और पावरफुल आवाज में। अपनी सारी एनर्जी देने के बाद सभी एंजल एक एक करके बेहोश होकर गिर पड़े। तू एक घिनौना धोखेबाज है, गोकू गुस्से में बोला। इन चीजों में कोई नियम नहीं होते। जीत उसी की होती है जो सबसे पावरफुल हो। कई सालों तक मैं 12 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल अस्तित्व था, फिर भी मुझे तुम्हारे बेटे के आदेश मानने पड़े। अब वो सब खत्म हो चुका है। ये कहते ही दाइशिकन और गोकू एक दूसरे की ओर बिजली की रफ्तार से लपके। दोनों के पंच आपस में टकराए और टकराव से एनर्जी की पावरफुल लहरें फैल गईं। इसके बाद दोनों के बीच तेज रफ्तार में घमासान बैटल शुरू हो गया। वे लगातार वार और जवाबी वार कर रहे थे। उनके एनर्जी लेवल लगभग बराबर थे। कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। आकाश चमक रहा था। उनकी तकनीकें पूरे क्षेत्र को हिला रही थीं। एक पल ऐसा आया जब दोनों ने एक साथ एक दूसरे के चेहरे पर पावरफुल पंच मारा। दोनों कई मीटर दूर जा गिरे। दाइशिकन ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में जिद्दी हो। गोकू ने गुस्से और दुख से भरी आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर रहे हो। हमने इतने सालों तक तुम पर भरोसा किया था। दाइशिकन की आंखों में कठोरता झलकने लगी। यह मत समझो कि तुम्हारी बातें मुझे रोक देंगी। मैं तुम्हें खत्म करके ही दम लूंगा। ये कहते हुए दाइशिकन ने अपने दोनों हाथ सामने जोड़ लिए और एनर्जी इकट्ठा करने लगा। उधर गोकू ने अपने हाथ पीछे की ओर ले जाकर अपना कामेहामेहा तैयार करना शुरू कर दिया। कामेहामेहा, गोकू ने दहाड़ते हुए कहा। दोनों ने अपनी पूरी एनर्जी से हमला छोड़ दिया। दोनों की एनर्जी आपस में टकराई। कुछ पलों तक ऐसा लगा जैसे दोनों बराबरी पर हैं, लेकिन धीरे धीरे दाइशिकन का हमला आगे बढ़ने लगा। गोकू हैरान था। उसे महसूस होने लगा कि हार उसके करीब आ रही है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरे बेटे ने अपनी जान बेकार में नहीं दी। गोकू ने अपनी एनर्जी को अपनी अंतिम सीमा तक बढ़ा दिया। यही तुम्हारा अंत है गोकू, दाइशिकन चिल्लाया। अचानक दाइशिकन के हमले के चारों ओर एक अजीब सी बैंगनी रोशनी फैलने लगी। वो हकाई एनर्जी थी। ये क्या हो रहा है? दाइशिकन हैरान रह गया। उसी समय गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को समझते ही गोकू की मदद करने का फैसला किया।
हर एक ने अपनी हकाई एनर्जी दैशिकन की ओर भेजनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरी मदद करने आओगे, गोकू ने इमोशनल होकर कहा। बीरुस ने सीरियस स्वर में कहा, हमें अजीब लगा कि सारे एंजल अचानक गायब हैं। हालात देखकर समझ आ गया कि हमें किसका साथ देना चाहिए। धीरे धीरे गोकू का हमला रफ्तार पकड़ने लगा। अब उसका वार दाइशिकन पर भारी पड़ रहा था। शापित गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। दाइशिकन गुस्से से चिल्लाया। आखिरकार गोकू का हमला हावी हो गया। दाइशिकन पूरी तरह उस एनर्जी की चपेट में आ गया। एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ और चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। और इसी तरह ये कहानी समाप्त होती है। आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें।